हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2569। येन कबीले की हार्ड ड्राइव 1। द ईहेन क्लैन हार्ड ड्राइव 1। झांग यी ने एक गहरी सांस ली, थोड़ा निराश हुए और फिर धीरे से सांस छोड़ी। ये सच है, येन यी है जनजाति को तो अपने जीवन की भी परवाह नहीं है, तो वे और क्या चाह सकते हैं। उनकी भौहें सिकुड़ गई और उन्होंने हार मानने से इनकार करते हुए दबाव डाला। तो क्या तुम्हारे पास तकनीकी कोई यादें हैं? उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी, मानो लिंग कोई अप्रत्याशित उत्तर दे सके। आखिरकार लिंग येन कबीले की तकनीक के चरमोत्कर्ष के रूप में एक कृत्रिम मानव मानी जाती है, जिसके दिमाग में लंबे समय की यादें सुरक्षित है। क्या इनमें से कोई भी यादें तकनीकी क्षेत्र से संबंधित है? लिंग के भाव अपरिवर्तित रहे, अभी भी बर्फीले ठंडे। मैं केवल एक लड़ाकू शरीर, कॉम्बैट बॉडी हूं। हालांकि मैं कुछ तकनीक का उपयोग कर सकती हूं, लेकिन मैं नहीं जानती कि इसे कैसे विकसित और सुधारा जाए। येन कबीले की तकनीक वास्तव में इस दुनिया की तुलना में बहुत बेहतर है, लेकिन तियानहाई शहर का तकनीकी स्तर बहुत कम है। हमारे साथ तुलना में आपके बीच का अंतर बहुत बड़ा है, विशेष रूप से औद्योगिक आधार के मामले में। ये वैसा ही है जैसे अधिकांश आधुनिक लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं और ऐप भी चलाते हैं, लेकिन उनसे ये कहना कि वे एक आदिम रक्त पिपासु जाति को शून्य से सेल फोन बनाने में मदद करें, असंभव है। अगर मैं लूनेरियंस को हमारी मदद के लिए मना लूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि वे हमें कुछ तकनीक प्रदान करेंगे? झांग यी ने वही सवाल फिर से पूछा। लूनरियन उन कट्टरपंथी येन लोगों द्वारा बनाए गए थे जो चंद्रमा पर गए थे, और उन्हें उनकी तकनीक विरासत में मिली होनी चाहिए। विकास के लंबे दौर में लूनरियन ने तकनीक की एक अनूठी समझ और महारत हासिल की है, जो उनकी वर्तमान दुविधा को हल करने में मदद कर सकती है। लिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। चंद्रमा के लोग बिना शर्त तकनीक नहीं देंगे, खासकर जब बात आपकी सभ्यता के वर्तमान स्तर की हो। वे हमारे और आपके बीच के अंतर से अच्छी तरह वाकिफ है और आसानी से आपकी मदद नहीं करेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो लूनरियन स्वॉर्ड नाइट लिंग का सम्मान करते हैं, लेकिन वो केवल शिष्टाचार के नाते हैं। वे इतने मूर्ख नहीं हैं कि अपनी मुख्य तकनीक सौंप दे। संपत्ति बंटने पर भाई भी लड़ते हैं, तो फिर उनकी तो बात ही क्या, जो झांग यी के इतने करीब ही नहीं थे। झांग यी ने पहले उन्हें स्पार्क वापस पाने में मदद की थी, और उन्होंने बदले में बड़ी मात्रा में संसाधन और मून पीपल्स मेडिटेशन पद्धति प्रदान की थी, इसलिए उनका झांग यी पर कोई कर्ज नहीं था। झांग यी शांत हो गए, उनकी आंतरिक बेचैनी और बढ़ गई। लगता है मैं बहुत भोला था, वे अपने आप से बुदबुदाए। जैसे ही झांग यी गहरे विचार में थे, लू केरन ने अचानक टोकते हुए कहा। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। भाई झांग यी, मुझे अचानक एक विचार आया है। शायद हम येन कबीले के ब्लैक बॉक्स पर अपना शोध जारी रख सकते हैं। उसका स्वर थोड़ा उत्तेजित था। मुझे याद है जब हमने फ्रेमोंट के भूमिगत हिस्से में उस ब्लैक बॉक्स को निकाला था, उसमें येन लोगों के ज्ञान और संस्कृति के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। शायद उसके रहस्य को सुलझाकर हम तकनीक के बारे में कुछ राज जान सकें। झांग यी की आंखें चमक उठीं और वे तुरंत खड़े हो गए। हाँ, ब्लैक बॉक्स, वो एक बहुत बड़ा खजाना है। उन्होंने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा। वे वास्तव में इस चीज के बारे में भूल गए थे। उन्होंने फ्रेमोंट के नीचे येन जनजाति के एक प्राचीन खंडहर की खुदाई की थी और एक येन व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया ब्लैक बॉक्स पाया था, जिसे वे इंजीनियर कहते थे। लंबे समय तक डिकोडिंग के बाद उन्हें आखिरकार लूनरियन के कारनामों के बारे में पता चला था। हालांकि ब्लैक बॉक्स में जानकारी का एक विशाल भंडार था
और उसमें अत्यंत उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया था। लू केरन की क्षमताओं के बावजूद वो इसके 1% से भी कम हिस्से को क्रैक करने में सफल रही थी। मरने से पहले इंजीनियर ने अपने पूरे जीवन की कहानी इस किताब में डाल दी थी। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी सभ्यता के अंतिम जीवित व्यक्ति हैं। आपके मरने से पहले आप एक ऐसे स्टोरेज डिवाइस में क्या डालेंगे जिसमें बहुत सारी जानकारी समा सकती है? इस बात की पूरी संभावना है कि ये उस सभ्यता से संबंधित हर चीज के बारे में होगा। मानविकी, विज्ञान और तकनीक, इतिहास। हमें आने वाली पीढ़ियों को यह बताना ही होगा कि ऐसी गौरवशाली और शानदार सभ्यता कभी अस्तित्व में थी। झांग यी ने इसके बारे में और अधिक सोचा और महसूस किया कि एक मौका है। आदेश मिलते ही लू केरन तुरंत सीलबंद ब्लैक बॉक्स लेने के लिए दौड़ी। बॉक्स की बनावट अल्ट्रामॉडर्न, अति आधुनिक है, जिसमें हल्की चमक है और यह धातु जैसा नहीं बल्कि काले जेड जैसा नाजुक और चिकना है। ब्लैक बॉक्स से एक अवर्णनीय आभा निकल रही थी। लू केरन ने सावधानी से बॉक्स को मेज पर रखा और झेंपते हुए अपना सिर खुजलाया। हमारी वर्तमान तकनीक के साथ इसे पूरी तरह से क्रैक करने में लंबा समय लगेगा। झांग यी लिंग की ओर मुड़े। लिंग ने अब बड़ी संख्या में ईथर के टुकड़ों को अवशोषित कर लिया था और वो एक सामान्य मानव से अलग नहीं थी। लिंग, क्या तुम इस ब्लैक बॉक्स को क्रैक कर सकती हो? सभी की निगाहें लिंग पर टिकी थी, जो प्रत्याशा और जिज्ञासा से भरी थी। लिंग ने चुपचाप ब्लैक बॉक्स पर नजर डाली। उसकी आंखों में यादों की एक झलक थी। यह सबसे उन्नत सूचना भंडारण उपकरण, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस है जिसे हमने तियान्यू पैलेस बनाने से पहले पीछे छोड़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस ब्लैक बॉक्स को छुआ जो अनादि काल से अस्तित्व में था, फिर भी पूरी तरह से सुरक्षित था। जल्द ही उसकी आंखों से सूचनाओं की एक घनी धारा निकलने लगी और उसकी उंगलियों से एक चमकती सफेद रोशनी निकली। जब इसने ब्लैक बॉक्स को छुआ तो इसने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया, चेन रिएक्शन शुरू कर दी, जिससे चांदी की रेखाएं दिखाई देने लगी, मानो एक उच्च तकनीक वाला सर्किट बोर्ड सक्रिय हो गया हो। तुरंत ब्लैक बॉक्स से सूचनाओं का एक विशाल प्रवाह निकला, जिससे हवा में एक पारदर्शी प्रोजेक्शन स्क्रीन बन गई। लाइट स्क्रीन टिमटिमा रही थी, जो जटिल छवियों और डेटा धाराओं से भरी थी, जिसमें येन लोगों के इतिहास, संस्कृति और उन्नत तकनीकी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया था। झांग यी, लू केरन, यांग शिनशिन और अन्य सभी अपने सामने के दृश्य को देखकर हैरान रह गए। विशेष रूप से लू केरन इन चीजों को देखकर पूरी तरह स्तब्ध थी। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, मानो वो सामने के दृश्य को देखकर बोलने के लिए बहुत अधिक सदमे में थी। काफी देर बाद वो आखिरकार होश में आई। उसकी आंखें इधर उधर दौड़ रही थी और उसने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, ये तो बस एक बहुत बड़ा खजाना है। ये तकनीकी दुनिया का वन पीस है। अगर हम इन सभी तकनीकी उपलब्धियों में महारत हासिल कर सकें तो तियानहाई शहर निश्चित रूप से एक उच्च तकनीकी सभ्यता बन सकता है, जो कांग्युआन कबीले, कैंग्युआन क्लैन को भी पीछे छोड़ देगा। झांग यी की आंखों में उत्साह की एक चमक कौंधी। वे जानते थे कि उनके सामने मौजूद हर चीज तियानहाई शहर, हुआक्सू साम्राज्य और यहां तक कि पूरी मानवता के भविष्य के लिए अनमोल है, और ये अनमोल खजाना अब झांग यी का है। इसके साथ मैं तियानहाई शहर और यहां तक कि पूरे हुआक्सू साम्राज्य को एक सुपर तकनीकी सभ्यता में बदल सकता हूं। एक बार जब हम एक अभेद्य दीवार बना लेंगे तो देखते हैं कि वे प्राचीन सभ्यताएं कब तक अहंकारी बनी रह सकती है। झांग यी के हाव भाव देखकर लिंग ने सही मौके पर उन्हें याद दिलाने के लिए कहा, बाहरी चीजों पर भरोसा करना अंततः एक गलत रास्ता है। यदि आप वास्तव में महान शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप केवल ईथर और इस दुनिया के नियमों को समझने के लिए खुद पर भरोसा कर सकते हैं। ये मत भूलो कि कांग्युआन कबीला कैसे नष्ट हुआ था। येन जाति की सभ्यता इतनी चरम सीमा तक विकसित हो गई है
कि वे अपनी इच्छा से पूरे भौतिक जगत के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में तथाकथित विज्ञान और तकनीक गलत रास्ता है, एक शॉर्टकट है। हालांकि वे अस्थायी रूप से महान शक्ति ला सकते हैं, लेकिन वे हमें सही रास्ते से और दूर ले जाएंगे। चैप्टर 2570 येन कबीले की हार्ड ड्राइव 2, द ईहेन क्लैन हार्ड ड्राइव 2। ये सुनकर झांग यी बस थोड़ा सा मुस्कुराए। ये एक अपरंपरागत तरीका हो सकता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं बस और मजबूत बनना चाहता हूं। जिस सही रास्ते की आप बात कर रही है वो मेरे लिए बहुत दूर है। कविता और दूर के क्षितिजों के सपने देखने से पहले मुझे अपने तात्कालिक संघर्षों का ध्यान रखना होगा। उन्हें जिस चीज की जरूरत है वो है सुरक्षा का एहसास। लिंग की आंखें शांत थी, मानो उसने झांग यी के दृढ़ संकल्प को पहले ही देख लिया हो, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बाद की अवधि में झांग यी, यांग शिनशिन, लू केरन और अन्य लोगों ने ब्लैक बॉक्स में मौजूद तकनीक को क्रैक करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। लू केरन को ऐसा लगा जैसे उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया हो। उसने खुद को शोध में डुबो दिया और हर दिन नई सफलताएं और प्रेरणा प्राप्त करने लगी। झांग यी और अन्य लोगों ने अनुसंधान प्रक्रिया को तेज करने में मदद करने के लिए सभी पक्षों के संसाधनों का समन्वय किया। मानव जाति के लिए वर्तमान में उपलब्ध सबसे उन्नत अनुसंधान प्रयोगशाला में खड़े होकर झांग यी ने देखा कि उनके सामने विशाल प्रोजेक्शन स्क्रीन पर येन कबीले के ब्लैक बॉक्स के रहस्य धीरे धीरे उजागर हो रहे थे। जैसे जैसे लू केरन ने कोड को क्रैक करना जारी रखा, बॉक्स के अंदर डेटा का प्रवाह एक उग्र बाढ़ की तरह उमड़ पड़ा। ज्ञान, इतिहास, संस्कृति और तकनीक का खजाना उनके सामने पेश किया गया। हालांकि वे बहुत पहले से जानते थे कि ये जानकारी तियानहाई शहर और यहां तक कि हुआक्सू साम्राज्य के भविष्य को बदल देगी। फिर भी जब ये वास्तव में सामने आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। लू केरन की आंखें चमक उठीं, उसका चेहरा उत्साह से भर गया। ये तो बस एक अनमोल खजाना है। यदि हम इन तकनीकों में पूरी तरह महारत हासिल कर लेते हैं तो हम ऐसी तकनीक प्राप्त करेंगे जो हमारे वर्तमान स्तर से दसियों हजार साल आगे है। जैसे ही वो बोली, उसकी उंगलियां कंसोल पर दौड़ने लगी और स्क्रीन लगातार जटिल सूत्रों, एल्गोरिदम और यहां तक कि अज्ञात ऊर्जा प्रतिक्रिया आरेखों, एनर्जी रिएक्शन डायग्राम्स की पंक्तियों के साथ रिफ्रेश होने लगी। ये ग्राफिक्स और डेटा जटिल लग सकते हैं, लेकिन इनमें अकल्पनीय शक्ति है। यांग शिनशिन उसके पास गई, डेटा की सावधानी पूर्वक जांच की और अपनी आवाज में उत्साह के साथ कहे बिना नहीं रह सकी। ये प्रौद्योगिकियां वास्तव में पर्याप्त शक्तिशाली है, विशेष रूप से ऊर्जा अनुप्रयोगों और सामग्री विज्ञान, मटीरियल साइंस के क्षेत्रों में। एंटीमैटर ऊर्जा, एंटीमैटर एनर्जी के इन अनुप्रयोगों को देखें। हम इन तकनीकों का उपयोग अति कुशल हथियार बनाने के लिए कर सकते हैं और यहां तक कि ग्रहीय इंजन, प्लैनेटरी इंजन्स भी विकसित कर सकते हैं। लू केरन ने सिर हिलाया, उसकी उत्तेजित आवाज थोड़ी कांप रही थी। हां, इन तकनीकों में अत्यंत कुशल ऊर्जा रूपांतरण और भंडारण शामिल है। हम इन सिद्धांतों का उपयोग एंटीमैटर बम बनाने के लिए कर सकते हैं या एक लगभग अभेद्य ऊर्जा ढाल, एनर्जी शील्ड भी बना सकते हैं। ऊर्जा ढाल? झांग यी को इस चीज में अधिक दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी ठुड्डी सहलाई और पूछा, ये एलियंस के खिलाफ कांग्युआन कबीले की विशेष ऊर्जा ढाल की तुलना में कैसी है? अधिक शक्तिशाली, अधिक उन्नत। ये न केवल बाहरी दुनिया से निकलने वाली ऊर्जा को उच्च दक्षता के साथ अवशोषित कर सकती है, बल्कि इसे सिस्टम के अंदर की शक्ति में भी बदल सकती है। लू केरन ने संक्षेप में कहा। झांग यी की आंखों में अचानक एक जलती हुई रोशनी चमकी। तुम्हारा मतलब है ये बाहरी हमलों की ऊर्जा को सोख सकता है और उसे उस ऊर्जा में बदल सकता है जिसे हम इस्तेमाल कर सकें? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर जितना हमला होगा ये उतना ही मजबूत होता जाएगा? लू केरन ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल सही। ये ऊर्जा ढाल हमारे शहर को किसी भी रूप के हमले से बचा सकती है।
और साथ ही ये दुश्मन के हमलों की ऊर्जा को उलट रिवर्स सकती है। हम इसका उपयोग मारक क्षमता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं और सटीक हमलों के लिए एंटीमैटर बमों का भी उपयोग कर सकते हैं। बेशक वो एक सैद्धांतिक संभावना का जिक्र कर रही थी। ये नस्ल की तकनीकी सभ्यता के स्तर को देखते हुए वे वास्तव में ये सब करने में सक्षम है, लेकिन आज के तियानहाई शहर के लिए वो बहुत दूर की बात है। उसका 10वां हिस्सा भी हासिल कर पाना पर्याप्त से कहीं अधिक होगा। ये प्रौद्योगिकियां हमारे वर्तमान हथियारों से कहीं आगे हैं। झांग यी का स्वर उत्साह से भरा था। यदि हम इन तकनीकों में महारत हासिल कर लेते हैं तो तियानहाई शहर की रक्षा क्षमता दसियों गुना या सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। हालांकि जैसे ही हर कोई इन नई तकनीकों द्वारा लाई गई महान आशा में डूबा हुआ था, लू केरन ने अचानक चिंता का एक निशान दिखाया। उसकी आवाज धीमी थी। हालांकि भाई झांग यी, समस्या यह है कि हमारे पास इन तकनीकी उत्पादों को बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। झांग यी एक पल के लिए रुके, फिर उन्हें कुछ एहसास हुआ। ये नस्ल के युग में वे पूरे ग्रह के सभी संसाधनों और विकास को नियंत्रित कर सकते थे। इसके अलावा वे भौतिक दुनिया की हर चीज यानी पूरे ब्रह्मांड के संसाधनों को जुटाने में सक्षम थे। उन्हें संसाधनों की कमी की कोई समस्या नहीं होती थी। निर्माता, क्रिएटर द्वारा उनके लिए बनाया गया प्रायोगिक क्षेत्र सामग्रियों से भरपूर था। लेकिन अभी झांग यी और उनके समूह के पास स्पष्ट रूप से ऐसी अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। लू केरन ने लाचारी से कहा, पृथ्वी के खनिज संसाधन लगभग पूरी तरह से विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं द्वारा नियंत्रित है और हमारे पास प्राप्त करने के लिए कम से कम संसाधन है। इन उच्च तकनीक वाले उत्पादों के उत्पादन में बड़ी मात्रा में दुर्लभ धातुओं, ऊर्जा अयस्कों और उन्नत सामग्रियों की आवश्यकता होती है और हमें पृथ्वी पर पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। उसने कंधे उचकाए, अपनी लाचारी का संकेत दिया। हालांकि उसके पास वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता है जो उसे सीधे पदार्थ की आणविक संरचना को बदलने और पूरी तरह से नए पदार्थ बनाने की अनुमति देती है। हालांकि यह क्षमता केवल कम मात्रा में दुर्लभ पदार्थों के उत्पादन के लिए अच्छी है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, मास प्रोडक्शन असंभव है, भले ही आप उसे मौत तक काम पर लगाए रखें। अब यह वैसा ही है जैसे एक कुशल रसोइया चावल के बिना खाना नहीं बना सकता। हमारे पास क्रैक की गई तकनीक तो है, लेकिन उपयोग करने के लिए सामग्री नहीं है। झांग यी का मुंह डूब गया। उन्होंने प्रोजेक्टर पर धीरे धीरे गायब होती लाइट स्क्रीन को घूरते हुए सोचा कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। शुरुआत में उत्साहित और खुश होने के बाद अब हर कोई भौए सिकोड़े हुए सोच में डूबा दिख रहा था। वर्तमान में हालांकि हुआक्सू साम्राज्य के पास बहुत सारे संसाधन हैं, वे सभी विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। भले ही उन सभी को जुटा लिया जाए, फिर भी ये पर्याप्त नहीं होगा। विशेष रूप से वे दुर्लभ तत्व, भले ही आप उन्हें गलाने के लिए पूरे पहाड़ को खोखला कर दें, फिर भी आप एक साल में अधिक से अधिक कुछ 100 ग्राम ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक ग्रहीय इंजन के कोर को बनाने के लिए आपको दसियों किलोग्राम की आवश्यकता होती है। ये बहुत कठिन है। हर कोई शून्य से चीजें बनाने में असमर्थ था और चिंतित था। झांग यी ने अपने हाथ बांध लिए और काफी देर तक विचार किया। वे भी कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे थे। किसी से उधार लेना असंभव, लूटना, वो ये जोखिम भी नहीं उठाएंगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर गहरे रात के आकाश की ओर देखने के लिए मुड़े। चांदनी उनके चेहरे पर चमक रही थी, जिससे उनका दिमाग धीरे धीरे साफ होने लगा। बिल्कुल सही, हम पृथ्वी के संसाधनों पर इतने केंद्रित क्यों हैं? हम ब्रह्मांड की ओर देख सकते हैं। यह सुनकर सभी ने उनकी ओर देखा। ब्रह्मांडीय संसाधन, कॉस्मिक रिसोर्सेस, ये कुछ ऐसा है जिस पर वास्तव में किसी ने विचार नहीं किया है। 2055 में हालांकि विज्ञान और तकनीक बहुत उन्नत है, लेकिन मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान, मैन स्पेस फ्लाइट तकनीक बहुत उन्नत नहीं है। चंद्रमा की यात्रा
एक प्राचीन सभ्यता की तकनीक की मदद से संभव हुई थी। चाहे वो ड्रीमर हो, कोलंबियन स्पेसशिप हो या पेपेसी का स्पेसशिप हो, वे सभी प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष हैं। उनका तकनीकी स्तर इतना कम है कि वे बमुश्किल एक अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान, इंटरस्टेलर स्पेसशिप, बना सकते थे। अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करके अन्य ग्रहों पर संसाधनों का खनन करना तो दूर की बात है। लेकिन झांग यी अलग है। वो 6 पीढ़ियों में नंबर 1 स्पेस टाइप क्षमता वाले उपयोगकर्ता है। जब तक वो एक परग्रही ग्रह, एलियन प्लैनेट तक पहुंच सकते हैं और एक संसाधन बिंदु पा सकते हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर खुदाई के मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वो इसे सीधे ले सकते हैं। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।